अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे नहरों के मामले की, जिस पर सिंध सरापा एहतजाज है। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हर कीमत पर नहरों को ना बनने देने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि हमें कैनाल मनसूबे को रोकना है क्योंकि ये मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सिंध हुकूमत एहतजाज करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हम अपोजिशन जमातों और कौम परस्त तंजीमों को खुशामदीद कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, सिंध का एक बूंद भी पानी चोरी का इरादा हम नहीं रखते। एक तरफ पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद कर रही है तो दूसरी तरफ मफाहमत की बातें भी ज़ेरे गर्दिश हैं, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत हो रही है। आखिर इस मसले का हल क्या है? क्या राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन कोई दरमियानी रास्ता निकाल पाएंगे? अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले की। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आज की तारीख दलाइल के लिए फिक्स थी। आज पीटीआई एक नए मौक़िफ़ के साथ आई है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही है कि कमीशन इस केस में ताख़ीर कर रहा है। ये मामला आखिर क्यों इतना तूल पकड़ता जा रहा है, इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी गज़ा की। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए हैं। 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सवाल ये है कि क्या इसराइल गज़ा का मुकम्मल सफाया करना चाहता है और क्या मुस्लिम ममालिक की जो खामोशी है वो इसराइल को मज़ीद इन हमलों पर उकसा रही है? डिस्कशन कास्ट कर लेते हैं। पैनल का आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और अब्दुल्ला गुल साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले नहरों के मामले की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज शुरू किया, इसके बाद कौम परस्त और दीगर सियासी जमातें भी एहतजाज कर रही हैं और मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हम इन्हें वेलकम कहते हैं, हम इन्हें रोकेंगे भी नहीं। क्या वाकई ये मंसूबा सिंध के अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है? देखिए, ये पानी की लड़ाई तो हमेशा से जो है वो रही है और सिंध इससे पहले कालाबाग समेत बहुत सारे ऐसे डैमों के ऊपर, नहरों के ऊपर जो है वो इतराज़ उठाता रहा है। सिंध की कौम परस्त जमातें जो हैं इस पर एहतजाज करती रही है। अब जो चोलिस्तान नहर का जो मामला है, इसके ऊपर जो सिंध का मौक़िफ़ है या सिंध की जमातों का मौक़िफ़ है, वो बात असल में ये है कि हुकूमत ने बहुत ताख़ीर से जो मुशावरत का अमल है वो उसको शुरू किया। ये काम उसी वक्त होना चाहिए था जब उनको पता था कि इसके ऊपर जो है वो एक रिएक्शन आ सकता है सिंध से। अब आप देखें कि पिछले एक हफ्ते से जो है वो पंजाब और सिंध का राब्ता मुनक़ता है और वफाकी हुकूमत जो है वो आराम से बैठी भी। अभी भी सिर्फ राना सनाउल्लाह की तरफ से जो है वो कॉल्स की गई हैं, आज अयाज पलेजो को की गई है, शर्जील मेमन को की गई है और JUI के जो सोमरो साहब है उनको की गई है। ये काम बहुत पहले जो जब एहतजाज शुरू हुए थे, आगाज़ हुआ था, तो उसी वक्त जो है हुकूमत को मशावरत जो है वो कर लेनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंसेंसस के बगैर जो भी काम होगा उसके ऊपर इसी तरह के हालात जो है वो पैदा होंगे। तो अब ज़रूरी तो यही है कि हुकूमत जल्द अज जल्द तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाए, उनका मौक़िफ़ सुने और इसके ऊपर जो है अगर कोई मुतबादल ऑप्शन निकल सकती है तो उस मुतबादल ऑप्शन की तरफ जाए, ताकि जो एक इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, एक तरफ तो पहले ही जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो हम देख रहे हैं, अब दूसरी तरफ जो है वो एक सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी के मामले के ऊपर वफाक के सामने खड़ा है। तो इस सारी सूरत हाल में जो है फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत को ही करना है। गो के इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें वो भी है जो मनसूबा साज है, जिनकी ख्वाहिश पर जो है वफाकी हुकूमत ये मनसूबा शुरू करना चाहती है। तो अब पीपल्स पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो किस तरह से इस चीज को आगे लेके चलती है, क्योंकि एक तरफ सिंध में उनका एक तरफ ये कि पीपल्स पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है वो किस तरह इस चीज को आगे लेके चलती है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत भी इस वक्त परेशानी का कुछ शिकार नजर आ रही है। वागर साहब, इतनी देर क्यों की मुशावरत में? क्या हुकूमत को नहीं पता था कि ये इशू क्रिएट हो जाएगा? और अब जबकि इशू क्रिएट हो गया है तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त नेशनल हाईवे बंद होने से जो आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए हज़ारों कंटेनर गुज़िश्ता 6-7 दिनों से रुके हुए हैं,
उससे इस मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। पूरा सिंध ब्लॉक है। भाई बात यह है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं कि उसी वक्त ही इसका हल निकालना चाहिए था। इस वक्त जो सिंध में सूरत हाल है, जैसे कि आज वज़ीर आला पंजाब और उनके दो सीनियर जो सूबाई वुज़रा हैं वो भी मैदान में आ गए हैं, क्या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नून लीग जो है वो सिंध के अवाम के ख़िलाफ़ है? क्या सिंध में नून लीग के लिए जो नफरत है कहीं वो तो नहीं जन्म ले लेगी? क्यों कि सिंध के लोगों को ये तासुर मिल रहा है कि पंजाब और वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर जो ये हक मार रही है सूबा सिंध के पानी का, जबकि सिंध को भी पानी की बहुत अशद ज़रूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ भी इस वक्त पानी की किल्लत है और पंजाब में भी। ओवरऑल आप देखें, हमने कल भी ये बात की थी कि जो हुकूमत को आज से कई साल पहले, मैं कहता हूँ आज से 50 साल पहले हुकूमत को ये प्लान करना चाहिए था कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए, किसानों के लिए और पीने के लिए जो पानी है वो उसकी किस हद तक कमी हो जाएगी, और इस तरफ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है सूबा सिंध में, वो बड़ी खौफनाक है। लोगों में एक सूबाइयत का तासुर फैल रहा है जिसको हमें खत्म करने की अशद जरूरत है। मेरे ख्याल में ये तासुर बहुत पहले से फैल चुका है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको हवा देने से गुरेज करें और इस सूबाइयत के तासुर को खत्म करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से वागा साहब भी बात कर रहे थे कि हल बहुत पहले निकाल लेना चाहिए था, तकनीकी बुनियादों पर इस मसले का हल निकलना चाहिए था, क्या अभी भी तकनीकी बुनियादों पर इस मसले का हल निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हर चीज़ सियासत की भेंट चढ़ जाती है और हुकूमत जो है वो तमाम का तमाम रियासत के इदारों के ऊपर डाल के इसी वजह से एक हफ्ते से खामोश बैठी रही और कोई टेक्निकल जो हल निकालने के बजाय उन्होंने कहा कि जी हमारा क्या काम है, हम तो जो चल रहा है जी ठीक है। हर तरफ एक खामोश इशारा होता है, अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते और हर चीज़ मलबा रियासत पर डाल दिया जाता है। ये दूसरी बात बिल्कुल सही कही गई कि सूबाइयत का जो ताफुन है वो बहुत जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में फैल रहा है। और फिर आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में क्या कम था और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम था कि अब पंजाब को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है सिंध की जानिब से, जो कि मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। अभी जहाँ तक ट्रकों की बात की गई कि एक लंबी कतार जो है वो लोगों की खड़ी है और सामान जो है वो नुकसान हो रहा है उसका, इसमें पेरिशेबल आइटम्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक दहशतगर्दी का भी तो ख़तरा है। आपने देखा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी के हालात जिस अंदाज में जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इन खड़े हुए ट्रकों को जो है कोई दहशतगर्दों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि हम बलूचिस्तान में देखते आ रहे हैं, तो फिर इसका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब जो मामला है पानी के हवाले से, देखें सिंध हुकूमत को भी समझना चाहिए कि वो पोजीशन ऑफ जो है नो रिटर्न पे ना जाएं, क्योंकि सियासत का काम ही यही होता है कि दरवाजे खुले रखे जाएं और दरवाजे खुले नहीं रखे जा रहे, बंद किए जा रहे हैं। क्या हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर ये बातें जो क्यों की जा रही हैं, क्या सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जा रही हैं? इसमें जो सबसे अहम बात वो ये है कि जब ये मंसूबा का जो बजटिंग हो रही थी और जब इसके अरब ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स जारी थे, तो उस टाइम पे ग्रीन इनिशिएटिव के जरिए क्या उस टाइम पे ऐतराज़ नहीं उठना चाहिए था? तो ये फिर ऐतराज़ अब क्यों उठ रहा है? बिल्कुल ऐसे बहुत से सवालात ऐसे हैं जो कि हैरान कर रहे हैं और बहुत से सवालात ऐसे भी हैं जो अब जन्म ले रहे हैं कि आखिर पहले और बिल्कुल जब स्टार्ट ये प्रोजेक्ट हुआ था तब क्यों नहीं रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था। आदिल साहब, पीपल्स पार्टी एक तरफ हमें लग रहा है कि पोजीशन ऑफ नो रिटर्न पे है, दूसरी तरफ मफाहमत की बातें भी हो रही हैं कि शायद बातचीत हो रही है और बातचीत के ज़रिए और जो मामलात है फाम तफहीम के ज़रिए हल हो जाएं। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है और एट द एंड जो है वो बातचीत टेबल पे बैठ के या मुज़ाकरात से हल हो जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बहुत सारी बातें सामने आई कि इससे जब मीटिंग हुई थी ऐवान सदर में और उसकी जो मीटिंग मिनट सामने आए थे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी मंजूरी शामिल थी, जिसके ऊपर
पीपल्स पार्टी अब कहती है कि वो बंद कमरे का इजलास था और सदर ने तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है वो इसकी मुखालफत की है। लेकिन अमली तौर पर तो पीपल्स पार्टी की तरफ से हाँ हो चुकी है, क्योंकि इस मंसूबे के पीछे जो कुव्वत है पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसके साथ किस हद तक जो है वो सींग पे जो है वो फंसाया जा सकता है। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो इंटीरियर सिंध की सियासत है उसकी वजह से उसकी जो है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वरना वो किसी ना किसी लेवल पे जाकर जो है वो अपना कंसेंट जो है वो इस मंसूबे के लिए दे चुकी थी। अब हालात मुख्तलिफ हो गए। आज सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो एहतजाज किया। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसने फ्यूचर में कुछ मनसूबाबंदी की है बिलावल भुट्टो के हवाले से, तो वो बहुत सोच समझ के जो है वो चीज़ों को लेके जाना चाहती है कि वो इस हद तक ना चला जाए कि कोई उनसे नाराज़ हो जाए और आने वाले दिनों में उनकी सियासत जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाए। तो ये अब देखते हैं कि हुकूमत ने जो एक स्टेप लिया है कि बातचीत के लिए बुला रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अगर तो ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी सिंध की जमातें हैं, अगर तो वो ये सोच के आ रही हैं कि जो नहरों का मंसूबा है वो कतई तौर पर ख़त्म होगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। जब आप बातचीत के लिए बैठते हैं तो आप अपने लिए अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में लचक रखते हैं ताकि जो है वो कुछ सोल्यूशन की तरफ जो है वो बढ़ा जा सके। लेकिन बड़ी रिजिड अप्रोच अभी हमें पीपल्स पार्टी की लग रही है। एक तरफ रिजिड अप्रोच है और दूसरी तरफ वागा साहब शर्जील हिना मेमन साहब की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने माहिरीन को ले आते हैं, वफाकी हुकूमत अपने माहिरीन को ले आए और फिर बैठ के हम बात कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, इसी को ही टेबल टॉक कहते हैं। और मेरिट पे बात करें कि अगर तो पंजाब को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको भाई होने की हैसियत से पंजाब को कहना चाहिए ठीक है आप पानी ले जाएं, और अगर सिंध को ज़्यादा ज़रूरत हुई, माहिरीन ने कह दिया तो ठीक है फिर। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का एक पानी का कतरा भी इस्तेमाल नहीं होगा और चोरी नहीं होगा। अब पता नहीं अगर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं तो फिर ये लड़ाई और झगड़ा किस चीज़ का है। असल सूरत हाल ये हुई है, देखिए जब भी एहतजाज को वहाँ की मुकामी हुकूमत की सपोर्ट हासिल हो जाए ना तो ये बहुत खौफनाक हो जाता है। और सिंध हुकूमत इस वक्त, मैं ये समझ रहा हूँ अपने जो मुजाहिरीन हैं उनको आज ख़ास तौर पर 2 वज़रा और वज़ीर आला की जानब से जब उनको सपोर्ट मिली है तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए जिसकी मुझे बार बार मेरे जहन में आ रहा है, जब ये पीटीआई को बार बार कहते थे कि आप पार्लियामेंट में आए, आप हमारे साथ टेबल पे बात करें, तो अब ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते, अब ये सेनेट में क्यों नहीं आते, कौमी असम्बली में क्यों नहीं मसला उठाते, तो मिल बैठ के इस तरह मसला हल करें ना। अब वहाँ सिंध में इन्होंने एहतजाज शुरू करवाया हुआ है, वहाँ की मुकामी हुकूमत का काम यह है कि अपने अवाम को कहे कि आप सुख सुकून से बैठें, हम हैं ना गवर्नमेंट। जब है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करे कि आप क्या कर रहे हैं। भाई पूरे का पूरा जो सूबा है वो जैम हुआ है, एक्सपोर्ट जैम हो रही है, और पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन वो सूबा इस हवाले से, वहाँ आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी पोर्ट है, यानी कराची इज द हब एंड द मेन सिटी फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जो कि रुकी हुई है। आप देखें आपके मुल्की खजाने को कितना नुकसान हो रहा है, उधर कोई सोच ही नहीं रहा, इधर सारी सड़कें ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और यहाँ सियासत हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त नहीं है भाई, आए बैठे टेबल पे पार्लियामेंट में अपना क्वेश्चन लेकर आए, आप मसाइल लेकर आए, आपने बिल्कुल दुरुस्त जानी इशारा किया है। अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि कोई भी पार्टी बैकफुट पे जाएगी? जी, बैकफुट पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंसूबा देखें ना, पहली बात यह है कि ये मामला जो है जरदारी हाउस और बिलावल हाउस के दरमियान में एक डे लाइट है, एक उनके नज़रियाती आपस के अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि बिल्कुल ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बड़ा वाज़ेह है, जरदारी साहब ने इसकी मंजूरी दी थी, तो फिर आज बिलावल साहब ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला गेम है, या फिर जो वाकई बिलावल साहब ये महसूस कर रहे हैं कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन
इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स में उनको कहीं कुछ नहीं मिला। तो एक ये पहलू भी दरमियान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंसूबा तो होगा, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रियासत का मंसूबा है, इसके अंदर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। और फिर ख़ास तौर पर आप ये भी तो देखिए कि मैं मान रहा हूँ कि मुल्क में पानी की किल्लत है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये भी एक हकीकत है कि पानी ज़ाया हो रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि पानी ज़ाया हो रहा है? तो फिर वो समुंदर में जा रहा है, तो फिर इसका भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। आखिर मुल्क के अंदर हमें अपनी पैदावार भी बढ़ानी है। आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, जो हमारा भारत है, उसके अंदर आप देखें कि 45 मन जो है वो गंदम वहाँ से एकड़ के हिसाब से ली जा रही है। और चीन में वाटर मैनेजमेंट भी की जाती है और तकरीबन 60, 65 और 80 मन तक जो है फी एकड़ गंदम ली जाती है। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी पैदावार जो है वो 30-35 मन के ऊपर जो है वो आके खड़ी हो गई है? हमें नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पे कराची जो एक शहर है जो कि तकरीबन 65% पाकिस्तान की मईशत को कंट्रोल करता है, वहाँ से अगर उसको जैम कर दिया जाएगा, उसको सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाएगा, उसको जो है वो पॉलिटिकल राइवलरीज और सूबों के दरमियान में तनाज़ात पैदा होंगे, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। और तमाम का तमाम मलबा रियासत के ऊपर डाल दिया जाए और ख़ुद अपने बैठ के जो है वो सिर्फ सियासत करते रहें। क्यों? क्या वजह है? क्या इन लोगों ने पहले नहीं सोचा था? क्या इन लोगों ने साइन करने से पहले नहीं सोचा था? जब मंसूबा बन रहा था तो उस टाइम पे इनको ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आदिल साहब, जिस तरह से हम बात करें, अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी कॉन्सेंट थी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू, और जरदारी साहब फिर ये कह देते हैं कि बिलावल तो पॉलिटिकल इमेच्योर हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी में किसकी बात पे यकीन किया जाए? देखिए, बिलावल भुट्टो जो है वो अपने जो वोटर है उसकी बात करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनकी जिसे कहते हैं कि अवामी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो सिंध का वोटर है उनका वो उनके साथ एंगेज रहे। जबकि जो स्ट्रेटजी, जो पार्टी की स्ट्रेटजी है, वो जरदारी साहब देखते हैं कि फ्यूचर में अगर उन्होंने इक़्तिदार लेना है, बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और जिनके साथ कंप्रोमाइज़ आपने करना है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि फिर आप अगर उनको किसी मामले के ऊपर नाराज़ करेंगे तो उसका क्या जो है रद्द-ए-अमल हो सकता है कि नाराज़गी की सूरत में आपकी मुस्तकबिल की सियासत जो है वो दाव पर लग सकती है। तो ये जो इस वक्त सियासत है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। एक तरफ उसने अपनी मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको बचानी है, और दूसरी तरफ उसे जो इंटीरियर सिंध के अंदर कॉम्प्रस जमातों की तरफ से या और बहुत सारी दिगर तंजीमों की तरफ से जो मज़ामत का सामना है उसको जो है वो कंट्रोल करना है। लेकिन बहरहाल ये वफाक की जिम्मेदारी है कि अगर आपके किसी मंसूबे के ऊपर सूबों का एतराज़ है 18वीं तरमीम के बाद, वैसे भी आपने जो है सूबों की मशावरत से चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो बेहतर हल तो यही है कि आइन और कानून के मुताबिक आप बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, ताकि जो एक मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। वाक़ई साहब, क्या ये बहुत मुश्किल है स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने फिर यही कहूँगा कि अगर आपस में सब लोग बैठ जाएं और एमिकेबली एक हल निकाल लें, जैसे उन्होंने कहा है, जो टेक्निकल लोग हैं, अब जब ये बार बार बात हो रही है कि पाकिस्तान का बहुत सारा पानी ख़ास तौर पर दरिया सिंध का जो है वो समंदर में ज़ाया हो रहा है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर सिंध वालों को वो कौन सा एतराज़ है, वो भी लोगों के सामने लाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सूबाई हुकूमत सिंध का काम है कि वो लोगों को बताए, अवाम को बताए कि जी असल सूरत हाल क्या है। बहुत सारे लोगों को तो इस सूरत हाल का पता ही नहीं है। अगर वो पानी जाया हो तो वो पंजाब को ना देने की कौन सी वजह है? देखिए, बिलावल भुट्टो को सियासत की भेंट तो ना चढ़ाएं मुल्क को, मिसाइल को। अगर पानी इधर आ रहा है और किस तरह वो सूबे के लोगों को अगर भड़काते रहेंगे तो फिर इसमें फ़ायदा सिंध का भी नहीं होगा। वहाँ भी जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होगी, वहाँ जब सड़कें जो हैं वो जाम होंगी और सारे ट्राले फंसे हुए हैं, कंटेनर रुके हुए हैं, आप देखिए वहाँ क्या सूरत हाल होगी। किसी वक्त भी अगर वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो गई, आप इस वक्त जो मुल्क जिस अजाब से गुजर रहा है, आप देखें। ठीक है, पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है हुकूमत को प्रेशराइज करना। अब्दुल्ला साहब, क्या हुकूमत को प्रेशराइज करने में कामयाब होगी पीपल्स पार्टी?
देखें, यहाँ बात हुकूमत की नहीं है, यहाँ बात रियासती पॉलिसी की है। और रियासत को आप क्या शींक फंसाना चाहते हैं रियासत के साथ? क्या आप में इतना दमखम है? आप इतने पहले टॉल क्लेम्स मत करें। और आप फिर देखें, आपने खुद अभी बात की कि उन्होंने कहा कि जी वो बिलावल साहब जो हैं वो इमेच्योर हैं सियासत में। तो क्या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक किरदार रहा हो और आज भी मौजूद है, क्या उसका जो इस टाइम पे चेयरमैन है वो एक इमेच्योर पॉलिटिशियन है? तो ये तो मेरे ख्याल में खुद बजाते खुद एक बड़ी इमेच्योर बात है। और दूसरी जानिब जो बात है वो ये एक इंटरनेशनल मंसूबा है, ये कर लें जो मर्जी करना है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ ये है कि ये कुछ वक्ती गेन्स करेंगे, इसके अंदर कुछ ले और दे होगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। और उसके नतीजे के अंदर ये मंसूबा तो होगा, ये जोर लगा के देख लें, अपना काम करके देख लें, मंसूबा तो देना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर ये बाकायदा एग्रीड अपॉन है। देखिए ना, एक चीज है डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, जो चीज जिस पे सबने अग्री कर लिया है वो मंसूबा तो होगा, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेश पे आना जरूरी है और हुकूमत को चाहिए कि स्टेक होल्डर्स की जो कॉन्सेंट है वो ले। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुई है और 5 रुकनी कमीशन ने ये समाअत की है। अब उमर अयूब और शिबली फराज साहब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स की मुद्दत पूरी हो गई है, नई तकर्री का अमल शुरू किया जाए। और पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि ये इस केस की समाअत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आज की तारीख दलाइल के लिए थी, ये फिक्स था, लेकिन पीटीआई नए मौक़िफ़ के साथ आ गई है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। आदिल साहब, ये हो क्या रहा है और आखिर ये मामला इतना तूल क्यों इख्तियार करता जा रहा है? कौन जानबूझ के इसको पोस्टपोन कर रहा है? देखिए, इस केस के फैसले से जो है वो जो मुस्तकबिल की सियासत है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों का एक फ़ैसला है जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलनी हैं। दूसरा जो KPK में जो सेनेट के जो इलेक्शन है वो मामला जो है अभी तक रुका हुआ है। तो ये अगर इसका कोई फ़ैसला आ गया तो यकीनी तौर पर उनका फ़ैसला भी करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो कतई तौर पर जो है वो तब्दील हो सकती है। तो इसलिए इस मामले में ताख़ीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हम देख रहे हैं और दूसरा PTI की तरफ से भी जो है वो देखा है कि वो खुद ही मामलात को जो है वो ताख़ीर की तरफ लेके जा रही है। आज भी उन्होंने 1365 सफ़हात पर मुश्तमिल जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले वो उनसे बहुत इलेक्शन कमीशन चीज़ें मांगता रहा, वो नहीं पेश कर सके। फिर जो इलेक्शन कमीशन हुकाम की आज की ब्रीफिंग है उसमें तो बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि ये जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जो है वो करवाए हैं वो जो उनका पार्टी आइन है उसके मुताबिक नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका इलेक्शन तक जो है तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं है। जो दूसरी बात है वो ये है कि इस केस का फैसला हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत है, चूँकि उन्होंने समाअत जारी रखने का कहा था लेकिन फैसला करने से इलेक्शन कमीशन को रोका था। अब जब तक जो है वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता और उसके बाद जो है फिर हतमी समाअत होगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो जो है आएगा। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में तहरीक इंसाफ खुद कसूरवार है। एक तो वो अपने इलेक्शन को अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सकी और दूसरी तरफ वो उनके वकला खुद ही इसकी समाअत में। ठीक है, आपका पॉइंट आगे वाक़ई साहब, क्या PTI के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे वो खिलाफे कानून थे? क्यों PTI अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सकी इन्हें? देखिए, हमने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि उनका जो एक अपना SOPs है इलेक्शन का, इंटरनल PTI का, उसमें इतने ज़्यादा गुंजल हैं और उन्होंने ख़ुद ही उसका इतना मुश्किल तरीक़ाकार रखा है कि उसको मुकम्मल करना और उसको ऐन कानून के मुताबिक और जो उनका अपना आइन कहता है पार्टी का उसके मुताबिक बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, अब ये जो ताख़ीर हो रही है ना, इसमें PTI को ज़रा भी फ़ायदा नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है।
खुद ही तो आदिल साहब कह रहे हैं कि देखिए ना, सेनेट में भी KPK में उनका कोई फैसला नहीं हो रहा और इंटायरली पार्लियामेंट की सूरत हाल जो है वो चेंज हो जाएगी। यही वजह है कि हुकूमत और दूसरे जो सरकर्दा इदारे हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस चीज़ को लिंगर ऑन किया जाए और इसका कोई फैसला ना हो। दूसरी जानब आप ये देखें कि हुकूमत ने जो कानून बनाया, मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम में ये बात हुई थी कि अगर किसी भी जगह पे ख़ास तौर पर जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर वो रिटायर हो जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाए और वो तब तक वहाँ रहेंगे जब तक अगला नया बंदा जो है वहाँ पे सेलेक्ट होकर नहीं आता। ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि 60 साल की उम्र के बाद भी, यानी उसकी रिटायरमेंट के बाद भी वो बंदा कंटिन्यू रख रहा है। ये देखिए, यही तो वो फैसले हैं जो PTI के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, वरना PTI के लिए तो ये, उनके लिए तो बड़े फायदे में है कि ये फटाफट जो है इसका फैसला हो जाए और ये पता चल जाए कि PTI कहाँ खड़ी है। लेकिन सूरत हाल जो है वो इस वक्त PTI के लिए बड़ी मुश्किल है। वो जहां भी कोई फैसला करवाना चाहते हैं उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। आप ओवरऑल PTI के लिए सूरत हाल मुश्किल लग रही है। अब्दुल्ला साहब, इस प्रोसेस को लिंगर ऑन करने में किसका हाथ है? देखिए, प्रोसेस को लिंगर ऑन करने में मेरे ख्याल में दोनों अतराफ का हाथ है। वो कुव्वतें भी जो चाहती नहीं हैं कि इसका कोई फैसला आए और वो खुद तहरीक इंसाफ खुद चाहती है कि इसका ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि पार्टी के अंदर बंदर बांट है, पार्टी के अंदर जो है मुख्तलिफ धड़े हैं, ग्रुप्स हैं और हर आदमी जो है वो उसको मालूम है कि इस टाइम पे अगर जब कि ख़ास तौर पे बानी PTI जो हैं वो जेल के अंदर हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई इलेक्शन होंगे तो जाहिर है फिर एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाला सूरत हाल नहीं बनेगी, जिससे पार्टी मज़ीद तकसीम और मज़ीद जो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। इसलिए पहली बात तो यह है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने बात की कि 1365 सफ़ात के ऊपर, देखिए इलेक्शन कमीशन का भी तो एक कानून है, वो आपको एक डेट देते हैं। जैसे ये ऐसे ही है कि जब आपको याद है कि इद्दत वाले केस के अंदर उनको मौका दिया गया, बताया गया कि कहा कि आप एविडेंस दे दें, लेकिन जब एक एविडेंस का जो चैप्टर था जब उसको क्लोज कर दिया गया, वो राइट आपका क्लोज कर दिया गया, तो उसके बाद आप बेशक जो मर्जी एविडेंस दे दें, वो उस सारे कानूनी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक तरीकाकार है कि वो जब उन्होंने मौका दिया, जब उन्होंने बार बार बोलते रहे और वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी पार्टी चला रहा हूँ, मुझे मालूम है इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार, उनका कायदा कानून, तो उसके अंदर एक दफ़ा अगर वो राइट क्लोज हो जाए तो फिर आप 1365 का भेजें या 3065 का भेजें, उससे मेक्स नो डिफरेंस। और दूसरी बात जो है वो हाई कोर्ट की बात है। अब आप देख लें कि आईनी बेंच बनाने का मकसद क्या था। आईनी बेंच के जो मामलात हैं, इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें इतनी आसानी से जो है वो PTI की झोली में नहीं डाली जाएंगी और ख़ुद क्या PTI की जो क़यादत है, जो कि इस टाइम पे वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना के बैठी है, क्या वो इसके हक़ के अंदर है? तो यहाँ तो बिल्कुल एक आपस में ही इतने दस्तो गिरबान हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे ये जो बेल है ये मंडेर चढ़ते नज़र नहीं आ रही। अच्छा आदिल साहब, आपको ऐसा लगता है कि कुदरत भी नामेहरबान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? जिस तरफ वो हाथ डालते हैं, जो वो अपना मूव प्लान करते हैं, वो हो नहीं रहा। अगर हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बात करें तो इसमें भी ऐसा हुआ है। आपको लगता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा होंगे? कोई चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, तहरीक इंसाफ ने इसमें कोई कुदरत का कमाल नहीं है। तहरीक इंसाफ खुद अपने लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी करती है। उनके इलेक्शंस के ऊपर जो है वो हमेशा से एतराज़ उठता रहा है। उन्होंने इससे पहले भी जितने इलेक्शंस कराए हैं, उनके अपने लोगों ने जो है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है वो उसके ऊपर उठाया है। उसके ऊपर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे लोगों की करप्शन उसके पीछे थी। उसमें जहांगीर तरीन और जो और बहुत सारे लोग जिनको ATM कहा जाता था, उनका इन्फ्लुएंस उसमें नजर आया, जिसकी वजह से इलेक्शन उनके मतनाज़ा हुए। तो अभी भी ऐसा ही है कि आपको पता है कि जो आपके खिलाफ जो है वो हुकूमत या इदारे जो है वो आपको खिलाफ है,
तो फिर आपको तो बड़े फूक फूक के कदम रखना चाहिए और आप उसके बावजूद एक ऐसा जवाब पैदा कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, टाइम शॉर्ट है। वाक़ई साहब, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जितना मर्जी वो कदम रख लें फूंक फूंक कर, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि इस वक्त हालात, आपने अभी कुदरत की बात की थी, वैसे कुदरत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और जो जिम्मेदार इदारे, कुदरत किसी और को कह देते हैं बिल्कुल सही बात, जो सरकर्दा इदारे हैं, जो फैसला कुन कुव्वतें हैं, वही पीटीआई के खिलाफ जा रही हैं, हवा ही उनके खिलाफ जा रही है। वो किस तरह इलेक्शन करवाएं, हम सारे मीडिया ने, सारी दुनिया ने देखा कि वो इलेक्शन कराने के लिए वो जगह तलाश करते रहे। वो जहां जाते थे वहां कुर्सियां तोड़ दी जाती थी, वो जिस कोने में जाते थे, कोई हॉल बुक करवाते थे, कोई होटल बुक कराते थे, कोई छोटा मोटा जो पार्क बुक कराते थे, वहां तबाही मचा दी जाती थी। ये सारी चीजें दुनिया ने देखी हैं, किसने उसको इलेक्शन करवाने दिया है? ये सब सारी बातें ऐसी हैं जो फेक लग रही हैं। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, आपको भी ये बातें फेक लग रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मुश्किल में थी जब वो इंतखाबात कराने लगी? नहीं, मैं उनको अपना हु नीड्स एनिमी व्हेन दे हैव फ्रेंड्स, यू नो, लाइक यू। मकसद ये अंग्रेजी का वो मुहावरा है कि आपको दुश्मन की ज़रूरत क्यों है जब आपके पास अपने ही इतने मेहरबान दोस्त मौजूद हों। हाँ, ठीक है कि एक वो भी आंसर है कि कुछ हल्के जो है वो नहीं चाहते, लेकिन उससे हट के अगर उनकी मीटिंग जो है वो किसी होटल या फलाना, आप मुझे ये बताएं कि जितने बड़े बड़े फार्म हाउसेज उनके पास मौजूद हैं, जितने बड़े बड़े घर मौजूद हैं, तो इस किस्म की मीटिंग्स तो ठीक है। अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो अपनों से ही है और अपने ही गिरा रहे हैं इस वक्त नशेमन पर बिजलियाँ। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर हम गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर अपने हमले मज़ीद बढ़ा दिए हैं और 24 घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। 18 माह से गज़ा जंग में शहादतों की तादाद 51,000 से ज़्यादा हो गई है। वाक़ई साहब, हमारा सवाल ये है कि जो मुस्लिम ममालिक की खामोशी है, क्या ये खामोशी मज़ीद हवा दे रही है इसराइली बर्बरियत को? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो लोग जो वहाँ पे बर्बरियत फैला रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको इस बात का शायद अंदाज़ा था कि ये सब लोग खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे और हम इसी तरह स्लॉटर हाउस उन्होंने बना दिया है। नो डाउट। ये नहीं कि उन्होंने ना बच्चों को छोड़े, ये पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है वाहिद मिसाल है। और आप देख लें, पूरी दुनिया ने इस पे एहतजाज किया है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 50 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेज हैं। Exactly. अभी ये देखें कि जो अनरिपोर्टेड केसेज हैं वो कितने होंगे, और 51,000 जो शहादतें हैं वो रिपोर्टेड हैं, वो रिपोर्टेड है, इससे ज्यादा है। अच्छा, अब मैंने वहाँ पे एक कोटेशन, मैंने एक राइटअप पढ़ा उस हवाले से, तो ये कहा गया कि फ़लस्तीनी बच्चे और औरतें और लोग ये कह रहे हैं कि हम शुहदा हैं और शुहदा तो जिंदा रहते हैं, लेकिन मरे हुए तो आप लोग हैं जो इस वक्त दुनिया में जिंदा हैं। आप लोगों का, मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है। आपके सामने आपके बच्चे, आपकी औरतें जिनकी इज्जतें नीलाम हो रही हैं। मज़ा तो तब है ना कि पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या दूसरे मुस्लिम ममालिक में उनके अपने बच्चों के साथ अगर ये सूरत हाल हो तो फिर कौन खामोश रहता है? फिर कोई खामोश नहीं रहेगा। अफसोस कि वो अर्ज़े मुकद्दस पे वो जो लोग अपनी जिंदगी और मौत और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, इस दुनिया में वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आदिल साहब, हम क्या मुंह दिखाएंगे इस्लामी ममालिक? अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी? इस्लामी ममालिक क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत नहीं है? कौन से होश के नाखून इस्लामी मुल्कों ने लेने हैं? इस्लामी मुल्क की इस सारे इशू की जो है बुनियाद है उन्हीं की खामोशी जो है वो इसराइल को इतनी हिम्मत उसने दी है, अमेरिका को उसकी पुष्पनाही जो है उसको अब वो कर रही है। तमाम आलमी इदारे, इवन के वो आलमी अदालत ने उसकी वारंट गिरफ्तारी जारी किया था, उसका क्या फर्क पड़ गया? ना पूरी दुनिया में जो है वो ना आपकी कानून और जो है वो कोई चीज को जो है वो नहीं मानता। वो अब एक
ट्रंप ने एक फार्मूला दिया है कि वहां पर जो कुछ होना चाहिए, जो दो रियासती हल है, वो तो मुमकिन नजर ही नहीं आता जिस किस्म की। ठीक है, टाइम शॉर्ट है। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या कहेंगे, मुस्लिम ममालिक क्या इतने कमजोर हैं कि मुस्लिम ममालिक अगर आवाज उठाना चाहें तो उनकी आवाज दब जाएगी, और इसराइल और अमेरिका इतने पावरफुल हैं कि वो मुस्लिम ममालिक को भी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मुस्लिम उम्मा जो है वो एक साइड पर खड़ी है और मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। 58 लाख फौज है इनकी इज्तमाही, इनके पास बेहतरीन एयरफोर्स और मुआशी इस्तेहकाम मौजूद है, और पाकिस्तान तो न्यूक्लियर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाकी ममालिक, न्यूक्लियर ममालिक हैं, 58 लाख की फौज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक और उनके हुक्मरान सिर्फ ये तमाशा देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।